राम राम जी, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा प्रोसेस और इमिग्रेशन के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। हम 30 दिन के लिए श्रीलंका यात्रा पे निकले हुए हैं। आज मेरी यात्रा का 9वां दिन है, तो मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे फ़्लाइट टिकट्स बुक की मैंने, कहाँ से रिसर्च की, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस कैसे रहा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितने रुपये का होगा, और इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था। इससे पहले वैसे तो मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ, करतारपुर कॉरिडोर, वो 1 दिन का था। नेपाल गया हूँ, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं था, ना कोई वीज़ा की ज़रूरत थी, ना कोई फ्लाइट। इंटरनेशनल ट्रैवल में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने वीज़ा भी लिया, फ्लाइट टिकट्स भी ली और इमिग्रेशन भी क्लियर किया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की। जी हाँ, श्रीलंका आने के लिए 2 प्रोसेस है। पहला आप फ्लाइट से आ सकते हो, दूसरा आप पानी के जहाज से आ सकते हो, शिप से। लेकिन कोरोना के कारण शायद कन्फर्म नहीं हूँ, वो अभी बंद है, तो हमने ट्राई किया कि हम फ्लाइट से जाते हैं। फ्लाइट के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप अपनी सिटी से डायरेक्ट कोलंबो में जा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है आप बिल्कुल जो कोलंबो के नज़दीक में है चेन्नई, वहाँ से जा सकते हो। एक्चुअली मैं दिल्ली के पास हरियाणा से हूँ, तो दिल्ली से फ़्लाइट दिल्ली टू कोलंबो 11,500 रुपये की वन साइड की पड़ रही थी, और चेन्नई से मुझे आना जाना राउंड वे 10,200 रुपये में पड़ा, और ये मैंने सिर्फ 10 दिन पहले बुक की थी। तो बात आती है कि आप कैसे देख सकते हो कि कौन सी सस्ती मिलती है, कहाँ से मिलती है। इसके लिए 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो। पेटीएम पे आप देख सकते हो, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी मंथ वाइज की, किस मंथ में कितने रुपए की, तो उससे आपका आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप वीगो पे जाके सर्च कर सकते हो। वीगो पे हॉस्टल और फ्लाइट बहुत सस्ती मिल जाएगी, उस पर आपका आइडिया हो जाएगा। और तीसरा स्काई स्कैनर से आप सर्च कर सकते हो। जो ये मैंने फ़्लाइट टिकट्स बुक की थी, ये हमने स्काई स्कैनर से ही की थी, और मात्र 10 से 15 दिन पहले की थी, और ये हमारी 10,200 रुपये में, ये मान के चलो वन साइड 5,000 रुपये की पड़ी है, 5,100 रुपये, 200 रुपये। और अगर यही मैं दिल्ली से करता तो मेरी एक साइड की 11,500। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा भी आप 2 तरह से ले सकते हो। सबसे पहले आप किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हो, दूसरा आप अपने आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसका चार्ज लगा था $20 और 1% सर्विस टैक्स कुछ लग गया था, तो टोटल हमें $21 लगे थे पर पर्सन। $21 में हमें ये लगभग पड़ा था 1,590-95 रुपये के। ये मान के चलो 1,600 रुपये में आपको वीज़ा मिल जाएगा, जो 30 दिन के लिए मिलेगा, और उसमें आप 2 बार आ जा सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो आप एक बार वापस इंडिया में आकर दोबारा भी जा सकते हो। तो ये वीज़ा है। वीज़े के लिए आपको कुछ नहीं करना। श्रीलंका की गवर्नमेंट साइट है। एक फ्रॉड भी है, इस बात का ध्यान रखना। एक फ्रॉड भी है, उस पर $40 या कुछ एक्स्ट्रा ले रहे, तो आप ये देख लेना कि ये गवर्नमेंट की है या नहीं है। गवर्नमेंट की पे $21 चार्ज लगेगा, और उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फ़ोटो, पासपोर्ट की फ़ोटो को, मतलब पासपोर्ट की फ़ोटो दोनों पेज की, ये कुछ बेसिक सी जानकारी हैं, जो मतलब आपको कहीं सोचना या देखना नहीं पड़ेगा कि क्या नहीं। उसमें एक बात का ध्यान रखना, आपको पहले कोई भी booking.com से होटल बुक कर लेना, क्योंकि जब आप वीज़ा लेते हो ना, तो उसमें जो श्रीलंका का कोई भी लोकल एड्रेस है वो मांगते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप booking.com से कोई भी होटल बुक कर लेना, उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता, और कई बार हो सकता है कि आपसे इमिग्रेशन में पूछ भी ले होटल बुकिंग, तो इसलिए 4 से 5 दिन की होटल बुकिंग पहले कर ले, booking.com से कर ले, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। और उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस आप वीज़ा प्रोसेस में डाल सकते हो। ये बेसिक सा है। इसमें आपको लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। ये ETA होता है एक किस्म से। ये ETA को आपको 24 घंटे के अंदर कहते हैं, लेकिन हमारा 15 से 20 मिनट में अप्रूव हो गया था। उसकी आपको प्रिंट आउट निकालना है, और जब आप यहाँ पे आओगे ना श्रीलंका में, तो आपको ETA दिखाना है, आपके पासपोर्ट पे थप्पा लग जाएगा और वीज़ा मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। आप पहले वीज़ा भी ले सकते हो या फ़्लाइट टिकट भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से फ़्लाइट टिकट पहले ले लेना, क्योंकि अगर आपने वीज़ा ले लिया और वो 1 महीने का ले लिया, तो फ़्लाइट टिकट उस टाइम पे महंगी होगी, तो आपका वो ख़राब चला जाएगा। इसलिए पहले फ़्लाइट टिकट बुक करें, उसके बाद आप वीज़ा आराम से ले सकते हो। वीज़े में कोई भी प्रॉब्लम। करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की। वैसे तो लोग कहते हैं कि श्रीलंका का इमिग्रेशन बहुत ही आसान है, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि हम 2 पर्सन साथ में थे, एक भाई और है जो गुजरात से हैं, तो सबसे पहले वो आगे गए। उसके पास किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट नहीं था, ना तो फ़्लाइट टिकट का था, ना ETA का था, ना वैक्सीन का था, कुछ भी नहीं था। तो पहले वो भाई था, उसका पूछने लग गए, तो उसके पास प्रिंट आउट नहीं था, तो मैंने अपने प्रिंट आउट दे दिए। जो इमिग्रेशन ऑफिस था ना, वो कुछ ऐसे रिएक्शन देके, और उसने ऐसे पेज भगा के मारा। हम सोचे भाई नहीं दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके जो पासपोर्ट था उस पर थप्पा मार दिया। उसके बाद मेरा नंबर आया। मेरा पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले बोले पाकिस्तान गए हो? मैं बोला नहीं सर। बोला गए हो? मगा सर वो तो करतारपुर कॉरिडोर गया। बोला गए तो पाकिस्तान में ही हो ना, कितने दिन के लिए गए हो, कैसे गए हो, वहाँ पे क्या किया था, क्या कुछ। तो मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे सिखों का है, तो गुरुद्वारा था, वहाँ पे दर्शन गया था। तुम हिंदू हो, सिख हो, वहाँ क्या करने गए थे, किससे मतलब मिले? मतलब मेरे से ना बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैं सोचा यार आज तो फंस गया, लेकिन आखिर में उन्होंने हंस के बहुत अच्छे से स्टैंप मार दी। तो ऐसा कुछ इमिग्रेशन का प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
और जब हम श्रीलंका में गए तो श्रीलंका में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट पासपोर्ट लिया, ETA फॉर्म लिया और डायरेक्ट थप्पा मार दिया। तो ये इमिग्रेशन का प्रोसेस था। अब आगे इस वीडियो में हम बताते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे फ्लाइट में टिकट मिलती है, कैसे आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि फ़्लाइट के बारे में। सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है और किस किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कहीं भी, तो एक्चुअली फ़्लाइट दो तरह से होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक इंटरनेशनल होती है। जो डोमेस्टिक होती है वो अपने भारत में जाती है, एक जगह से, जैसे दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे जाती है। और दूसरी होती है इंटरनेशनल, जो दूसरे देशों में जाती है। तो अगर डोमेस्टिक है तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे पहले आना पड़ता है, जो फ्लाइट का टाइम है। और अगर इंटरनेशनल हो उसमें तो 3 से 4 घंटे पहले आना पड़ता है। तो हमारी 12:10 पे थी, हम लगभग 7:30-8 बजे पहुंच गए थे, 4 घंटे पहले पहुंच गए थे। हमने वहाँ पे जाके हर जगह चेक किया, मतलब वहाँ पे ना एक डिस्प्ले लगी होती है हर जगह। तो वहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट नंबर देख सकते हो और ये देख सकते हो कि किस काउंटर पे आपको बोर्डिंग पास मिलेंगे। बोर्डिंग पास एक्चुअली टिकट को बोलते हैं। तो वो किस बोर्ड पे मतलब डिस्प्ले बोर्ड पे आप जाके देख सकते हो। हमने हर एक डिस्प्ले बोर्ड पे देखा, हमारी फ़्लाइट कहीं पे भी नहीं थी। हमारी 12:10 की थी और हमारे बाद जो 1, 2, 3 बजे की थी ना, उनके अलग से लिखा हुए थे किस काउंटर पे है। तो लगभग ये मान के चलो 3 घंटे पहले, 3 घंटे से भी कम, 2.5 घंटे रह रहे थे, तब हमें डिस्प्ले में दिखा कि हमारा इस नंबर काउंटर पे है। हम उस काउंटर पे गए, लाइन में लगे, लगभग 7वां-8वां नंबर था। उन्होंने हमसे पूछा कि मतलब सबसे पहले तो उसने ऑनलाइन टिकट देखी, उसके बाद उसने ETA फॉर्म पूछा, उसके बाद उसने वैक्सीन सर्टिफिकेट देखा जो डबल डोज लगी हुई है, उसमें इंटरनेशनल होता है। जो आप डबल डोज लगवा चुके हो ना, तो उसके जैसे कोवैक्सीन साइड से जाओगे ना, तो उसमें अलग से लिखा होगा कि इंटरनेशनल के, जिसमें आपको पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, जिससे वो इंटरनेशनल हो जाता है, वो मांगते हैं। तो वो हमने दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने हमें बोर्डिंग पास दे दिया। साथ में ना जो लगेज होता है, एक तो आप कैबिन में लेके जा सकते हो जो फ्लाइट में है, दूसरा जो एक्स्ट्रा होगा वो फ्लाइट में अलग से जाता है, तो वो वहीं पे जमा होता है। तो उसको लगभग पर पर्सन 30 किलो होता है, लेकिन हमारा दोनों का 28.8 किलो, मतलब दोनों का भी मिला के 30 नहीं हो। और हम डर रहे थे कि एक बंदे का 30 हो जाएगा। उसके बाद हमने लगेज जमा कर दिया। उसके बाद हमने वहीं पे बोल दिया कि हमें एक जो विंडो सीट है वो दे दो। तो हमें एक विंडो सीट, एक और साइड वाली सीट मिल गई। सबसे पहले ये बोर्डिंग पास मिल गया। उसके बाद होता है दूसरा इमिग्रेशन में हम लाइन में लगे हुए थे। उसमें इमिग्रेशन में बस मेरे से पूछा, थोड़ी सी क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैं पाकिस्तान एक बार गया हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उसके बाद इमिग्रेशन होने के बाद होती सिक्योरिटी चेक। उसमें जो भी आपका पर्स होता है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, जो भी कुछ होता है, वो अलग से आपको एक जैसे प्लेट होती है ना, इस तरह से देते हैं। उसमें सारा सामान रखना पड़ता है। वो फिर स्कैन होकर आगे जाती है और आपको अलग से दूसरी लाइन में लग के जाना पड़ता है। वो सारा स्कैन होने के बाद आप एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हो। मतलब एयरपोर्ट पे तो पहले ही पहुंच जाते हो, लेकिन बिल्कुल अंदर पहुंच जाते हो। उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं कि किस नंबर पे आपकी जो मतलब काउंटर नंबर होते हैं, जैसे काउंटर नंबर होते हैं ना, ऐसे वहाँ पे गेट लिखे होते हैं कि उस गेट पे आपकी फ़्लाइट आएगी और इतने बजे आएगी। वहाँ पर आप वेटिंग में जाके बैठ सकते हो। हम लगभग 1 घंटा के आसपास वहाँ पे वेटिंग में बैठे। उसके बाद जो भी पायलट होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं, जितने भी होते हैं, वे सभी आ जाते हैं। उसके बाद पहले उनको एंट्री मिलती है, उसके बाद हमें एंट्री मिलती है। उसके बाद आपको मतलब जैसे मेन गेट से आप बाहर जाओगे ना, तो आप लोगों को बता देगा कि आपको आगे से इंटर करना है या पीछे से इंटर करना है। तो जैसे हमें पीछे से इंटर करना था, क्योंकि इकोनॉमी थी हमारी। पीछे से इंटर करने के बाद मतलब फ़्लाइट चलने से पहले भी आपको हर एक चीज़ बता देंगे कि जैसे ऊपर ऑक्सीजन कम हो गई तो आपको क्या करना है, और कुछ फ्लाइट है वो कहीं पे गिर गई या और कुछ हो गई, पानी में गिर गई, मतलब हर एक चीज़ आपको बता देंगे। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो क्या क्या प्रोसेस है। एक टेक ऑफ होती है ना, जब फर्स्ट टाइम टेक ऑफ होती है तब थोड़ा सा डर लगता है, और एक जब टेक ऑन होती है ना, तो थोड़ा सा मतलब ऊपर चढ़ती है और नीचे जाती है ना, तब थोड़ा सा डर लगता है। ये मैंने सुना था, लेकिन ऊपर जाने के भी बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब हम बिल्कुल ऊपर थे ना, लगभग हमारी 1 घंटे की फ़्लाइट थी, तो 40 मिनट के बाद जैसे अगर आप पानी में कूद जाते हो ना, तो आपके कानों में पानी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि कानों में पानी बढ़ जाता है, सेम ऐसा ही फील होता है। और जो मेरे दूसरे दोस्त हैं ना, उसके साथ तो भाई अगले 2 दिन तक प्रॉब्लम रही। एक कान से तो उसको बिल्कुल सुनाई नहीं, और मेरे साथ कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मुझे उल्टी आने वाली थी बार बार। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमें श्रीलंका में लैंड कर जाते हैं। उसमें भी सबसे पहले आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। वहाँ पे तो कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्ट स्टैंप लगाई, ETA देखा और जाने दिया। उसके बाद क्या होता है कि उससे अगला जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्थ डिक्लेरेशन मांगते हैं। वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। जो श्रीलंका की वीज़ा वाली साइट है ना, उस पर ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या वहाँ जाके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन करोगे तो उस पर आपको QR मिल जाएगा, वो आप वहाँ पे जाकर दिखा दो, और ऑफलाइन करोगे तो फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा। तब बता देंगे कि किस बेल्ट नंबर पे आपको आपका सामान मिलेगा। जैसे हमें 4 नंबर बेल्ट बताया था, 4 नंबर बेल्ट पे भी जैसे इस तरफ इंडिगो की है, फिर एयर इंडिया की है, और फिर वहाँ पे स्पाइस जेट की है। तो जो बेल्ट है और फिर अपनी फ़्लाइट है ना, वो चेक कर लो और अपना सामान लो। अपना सामान बिल्कुल बाहर चले जाओगे, वहाँ पर आप
डॉलर चेंज करवा सकते हो। हमें अच्छा रेट मिल गया था, लेकिन बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि जो एयरपोर्ट है उस पर डॉलर रेट अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमें अच्छा रेट मिल गया था। उसके बाद वहीं से आप सिम ले सकते हो, वहीं से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। यहाँ पे ना एक्चुअली श्रीलंका में पिकअप चलता है, तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप पैदल जा सकते हो। वहाँ से 1.5 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर मेन हाईवे है, जहाँ से आपकी कहीं की भी बस पकड़ सकते हो। तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर चले थे और फिर वहाँ से हमने बस ली थी कोलंबो के लिए। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी और जानकारी लेनी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो। अभी मेरा 9वां दिन है, अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और लगभग भैया मेरा 30 दिन का प्लान है, जिसमें मैं मोस्टली पूरा श्रीलंका घूम लूँगा। तो अगर आप कभी घूमे हो तो मुझे नीचे बताओ कि कौन सा प्लेस देखना चाहिए, और कभी नहीं घूमे हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप कमेंट करके ये भी पूछ सकते हो कि मतलब क्या क्या देखना है या किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है।